थैंक यू। धन्यवाद मैम। बैठो। मैम प्लीज़ बैठिए। मैम मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि जो मुझे आपने इतना अच्छा चांस दिया यहाँ पर आने का, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य के प्रति, लघु कथा के प्रति तुम्हारी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ। इसीलिए आज जब तुमने अपनी इच्छा जाहिर की कि तुम कुछ प्रश्न पूछना चाहती हो, जी मैम, जी। तो मुझे खुद खुशी हुई। तो बहुत स्वागत है भोपाल में तुम्हारा, मेरे घर में तुम्हारा। धन्यवाद मैम। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी, इसके लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। इजाजत है। जी धन्यवाद मैम। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आप अपने बचपन और परिवेश के बारे में कुछ बताइए। मेरा बचपन आम सामान्य बच्चों की तरह बीता है, मतलब कुछ जी। विशेष नहीं था। जी, जी। पापा मेरे रेलवे में कर्मचारी थे, एक सामान्य जी। उसमें, और उससे बड़ी बात कि वे एक बहुत अच्छे इंसान थे। तो उस हिसाब से उन्होंने हमारी परवरिश की है। जी। उन्होंने कहा है कि आप कोई बड़ा अफसर बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान बनो, ये उनकी प्राथमिकता थी। और उनका जो जीवन था अनुकरणीय जीवन था, और उसी जीवन को हमने, कम से कम मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मैंने उन्हीं का अनुकरण किया है। कि जो वो संस्कार हमें दे गए थे, उन्हीं संस्कारों के आधार पर अपना जीवन जिया है। और ये मैं कहूँगी कि मेरा दुर्भाग्य, मैं अगर कहूँ तो बुरा नहीं होगा, कि कम उम्र में मैंने अपने पापा को खो दिया। और इसी के कारण बचपन तो एक तरह से कहूँ कि गुम हो गया। तो बचपन तो मेरा बहुत अच्छा नहीं बीता है कि मैं कोई उसकी सुखद स्मृतियाँ तुम्हें साझा करूं। लेकिन हाँ, मेरे पापा ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों पे चलते हुए मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ। कि हो सकता है कि मैं कोई बहुत सफल मतलब एक तरह से कहूँ कि कैरियर के क्षेत्र में कोई सफल इंसान न बन पाई हूँ, लेकिन अपने मन में मुझे बहुत संतोष है कि मैंने अच्छा जीवन उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलते हुए अपना जीवन व्यतीत किया है। तो बचपन तो बहुत सामान्य बीता है, और परिवेश भी सामान्य रहा। हम लोग मध्यम परिवार से थे, तो सामान्य ही जीवन रहा हमारा। जी मैम। मैम मेरा दूसरा प्रश्न है कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आप बताना चाहेंगे तो। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा, वैसे मेरे दादा, मेरा ननिहाल है यूपी उत्तर प्रदेश का, और मेरे दादा जो वो शोलापुर महाराष्ट्र में रेलवे में अधिकारी थे, और उन्हीं के वहाँ से चल के मेरे पापा जॉब में खंडवा आए, भुसावल आए, भुसावल से खंडवा आए, और खंडवा से फिर वो उनका स्थानांतरण हरदा हुआ। तो हरदा में ही बाकी का हमारा पूरा जीवन, या कहूँ कि जन्म तो मेरा शोलापुर महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन पूरा जीवन हमारा हरदा में बीता है, और वहीं पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। मैंने एमए इकोनॉमिक्स, हालांकि पापा जब थे हमारे तब मैं 11th क्लास में थी, और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। और जिस दिन वो जा रहे थे, घर से निकले थे अपने काम के लिए, तो वहाँ उनका एक अंतिम शब्द कहूँ, या घर में अगर किसी से उनका अंतिम संवाद हुआ था तो वो मुझसे। और निकलते हुए मैं उन्हें बाहर छोड़ रही थी, तब उनका शब्द था कि तुम बहुत पढ़ो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। तो उन्हीं के शब्द को कहना चाहिए कि जीवन का एक लक्ष्य मान के उनके जाने के बाद, यद्यपि आप समझ सकते हैं कि पिता के न रहने पर परिवार में क्या स्थितियां बनती हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की। तो शिक्षा को लेके मेरे जीवन में काफ़ी विघ्न आए, काफ़ी संघर्ष किया, खुद भी जॉब किया, उसके बाद अपनी शिक्षा की। और मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, फिर हिंदी में एमए किया, बीएड एमएड किया, और उसके बाद हिंदी विषय में मेरी पीएचडी है, और शिक्षा के क्षेत्र में आई हूँ। जी मैम, आगे मैं सुनना चाहूँगी कि आपके रोजगार और आपकी कहानी का प्रकाशन। रोजगार में तो ये है कि 87 में मुझे मोतीलाल बोरा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो उस समय शिक्षा मंत्री थे। जी। और चूंकि मैं कॉलेज की बेस्ट छात्राओं में गिनी जाती थी, तो उन्होंने वहीं पे मुझे लिख के दे दिया था कि इन्हें इसी कॉलेज में परमानेंट किया जाए। जी जी। और फिर से कहूँगी कि एक दुष्चक्र मेरे साथ रहा कि शादी हुई। चूंकि पापा नहीं थे तो ऑप्शन कोई ज़्यादा थे नहीं पास में, तो संबंध आया, शादी हुई, ससुर ने जॉब छुड़वा दिया। तो गवर्नमेंट जॉब तो फिर उस समय छोड़ना पड़ा। लेकिन 7 साल के बाद से फिर से मैंने अपना एक लगा मन में कुछ बेचैनी सी थी कि नहीं,
मतलब मुझे कुछ अलग हटके करना है। फिर मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू किया, तो प्रिंसिपल के पद तक मैं पहुंची। अच्छा। और ये मतलब कैरियर था। और लेखन कहानी की बात, तो कहानियाँ तो काफ़ी लिखी। पहली कहानी मेरी भोपाल, मतलब हम लोग रहते हरदा में थे, लेकिन भोपाल में है एक मीरा सिंह, वो अपनी पत्रिका निकालती हैं समीरा, उसमें मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, सूनी हथेली जी, और उस पुरस्कृत भी हुई थी। हाँ जी। तो वहाँ से मेरा सिलसिला कहानियों का शुरू हुआ, जो चल रहा अभी तक। मैम, मेरा अगला प्रश्न ये है कि सोलापुर आपकी जन्मभूमि है और हरदा आपकी कर्मभूमि, तो इससे जुड़ी कोई दिलचस्प बात जो आप हमें बताना चाहेंगी? दिलचस्प किस्से सोलापुर के भी हैं, हरदा के भी हैं। और सोलापुर में हमारा पूरा एक सामूहिक परिवार था। वो सामूहिक परिवार उस समय जो हमारा मतलब जैसे परिवार हुआ करते थे कि इतना अटूट स्नेह परिजनों का मिलता था, तो लगता था कि हम शहंशाह हैं, जी रहे हैं। और मतलब दादी हमारी इतनी प्रेम करती थी, इतनी प्रेम करती थी। दादी हैं, हमारी बड़ी माँ थी, चाची हैं, बुआ, इन लोगों का बहुत स्नेह मिला। तो वहाँ की तो खैर बहुत मधुर स्मृतियाँ हैं। और हरदा तो लगभग 40 वर्ष हरदा में बिताए हैं, तो हरदा की कई सुखद स्मृतियाँ हैं। कुछ कॉलेजेस की भी हैं और कुछ जीवन से जुड़ी भी हैं। इस तरह एक आध घटना बताना थोड़ा अभी स्मृति में नहीं आ रहा। कोई नहीं। मैम, एक और प्रश्न है मेरा कि पूर्वकालीन नौकरी के साथ आपकी साहित्यिक यात्रा किस प्रकार चली? इसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को ईश्वर ने कुछ विशेष शक्ति दी है। तुमने देखा है दुर्गा की प्रतिमा? हाँ। दुर्गा की प्रतिमा में कितने सारे हाथ दुर्गा के दिखाई देते हैं। तो जब दुर्गा, हम उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हम जॉब करें, हम लेखन करें, हम कोई भी काम करें, लेकिन हमारे लिए घर प्राथमिकता में रहते हैं। तो मेरी आदत है, मैं घर की जिम्मेदारियों को पहले रखती हूँ, उसके बाद अपने बचे हुए समय में अपने ये सारे काम करती हूँ लेखन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वर का हमें वरदान है कि हम चाहें तो कर सकते हैं। अपने समय का बैलेंस करके, हम अपना टाइम टेबल ऐसा बना के हम चाहें तो घर की जिम्मेदारियों को और ऑफिस का, उसके अलावा अपने जो शौक हैं उन शौक को भी पूरा कर सकते हैं। तो आपके सारे अनुभव को मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करूंगी। अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी कि कोई मेरा अनुकरण करे। साहित्य की आप कौन कौन सी विधाओं में लिखते हैं? साहित्य की कई विधाओं में मेरा लेखन है। कहानी है, उपन्यास है, इसके अलावा कविताएं मैं प्राथमिकता पे लिखती हूँ, आलेख लिखती हूँ, लघु कथाएं लिखती हूँ। और इसके अलावा और भी कोई छोटी छोटी जो विधाएं आजकल चली हैं, हाइकू है, पिरामिड है, इन सब में भी मतलब कोशिश करती हूँ। और ये सोच के नहीं करती हूँ कि मैं एक लेखिका होने के नाते कुछ लिख रही हूँ, बस अपने भाव को उसमें ढालने का प्रयास करती हूँ। अगर ढल जाते हैं तो खुश हो लेती हूँ कि हाँ, मैं इस विधा पे लिख पाई। बस ये कभी इस तरह से मन को या एक लक्ष्य साध के नहीं लिखती हूँ कि मुझे यही लिखना है। मेरे भाव जिस विधा में उतर जाते हैं वो विधा बन के तैयार हो जाती है। लघु कथा से आपका पहला परिचय कैसे हुआ? लघु कथा के बारे में अगर सच कहूँ तो बहुत ज्यादा जानती नहीं थी। अब भोपाल आने के बाद और 2015-16 लघु कथा का एक दौर आया। और जब हमें आसपास जब लघु कथा देखने को मिली, सुनने को मिली, तो लगा कि देखें क्या है, जैसी जिज्ञासा है मेरी सीखने की, तो मुझे लगा कि देखें कि लघु कथा क्या है। जब लघु कथा के बारे में पढ़ा, और जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये डॉक्टर शकुंतला किरण जी की जो भारत की पहली लघु कथा शोधार्थी रही हैं, और इनसे मेरा परिचय हुआ। और इनकी ये इस किताब के माध्यम से मैंने लघु कथा के बारे में बहुत गंभीरता से जो उसकी बारीकियां होती हैं वो देखी। तो मुझे लगा कि इस तरह की लघु कथाएं मैं लिखती रही हूँ। मैंने 87 में सबसे पहले लिखी थी। तो जो मेरे कॉलेज की किताब जो पत्रिका निकलती है उसमें पब्लिश हुई थी। तो उसको देखकर फिर मेरा रुझान हुआ कि कम समय में पढ़ी जाने वाली विधाओं की आज बहुत मांग है, क्योंकि व्यक्ति के पास समय कम है और वो चाहता है कि मुद्दे की बात, क्योंकि अगर हम
कहें उसको कि गाथा पुराण अगर किसी को सुनाए तो आज के दौर में न किसी के पास समय है और न रुचि है सुनने की। जी जी। तो इसलिए लगा मुझे कि ये विधा अगर इस पर प्रयास किया जाए तो ये एक अच्छी विधा है कि कम समय में हम अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर मेरा रुझान धीरे धीरे लघु कथा की ओर होने लगा। जी। लेखन के अलावा आपकी अन्य रुचि और किसमें है? लेखन के अलावा सबसे पहले तो मुझे रसोई में बहुत रुचि है, भोजन बनाने में और खिलाने में। दूसरी बात कुछ भी नया मुझे दिखता है। सबसे पहले तो मुझे बचपन से रुचि थी संगीत में जी। और पेंटिंग में जी। लेकिन मैंने बताया परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मैं उस समय अपने कोई भी शौक पूरे नहीं कर पाई। तो संगीत तो खैर मेरा समझ लीजिए गया, बस सुनने तक सीमित रह गया है। लेकिन हाँ, अभी अभी मैंने अपने पेंटिंग के शौक को फिर से डेवलप किया है। कोरोना काल में जो समय हमें मिला वो समय का मैंने सदुपयोग किया है। तो उस तरह मैं आजकल अपने कुछ मन के भाव चित्र के रूप में उकेरती रहती हूँ। जी जी। जैसे मैंने आपका स्टोन आर्ट देखा है और पेंसिल वर्क देखा है आपका, और आपकी जो रामायण है आपने उसको चित्रकथा के रूप में जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, तो मुझे काफ़ी जिज्ञासा है कि ये सब चीज़ें आपके मन में कैसे आया और कैसे आपने उसको यहाँ तक इतना सफल रूप से उसको उतारा है। तो आप प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए। स्टोन पेंटिंग की अगर बात करूं तो ये तो मुझे नया नया शौक लगा है। ये काफी सुंदर है। हाँ। आपने इसमें बहुत से डिजाइन बनाए हैं, जैसे ये आपने यहाँ पे ये ईसा मसीह, ये अभी क्रिसमस का समय है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। ईसा मसीह की माँ ये चित्र उनका बनाया हाँ है। जी। ये सांता क्लॉज है जी जी। और ये पूरा क्रिसमस का ही एक दृश्य है। हाँ जी। और इसके अलावा भी कोशिश करती रहती हूँ मैं, मतलब मुझे चीजों को, जैसे कहा कि लघु कथा में अपन बात करते हैं कि लघु कथा एक माइक्रो विधा है कि वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अगर हम जो चीज को देखते हैं ना, तो मेरी आदत है कि मैं अगर कहूँ कि चीजों को देखने का मेरा नजरिया कुछ अलग है, कि सब लोग कुछ और देखते हैं, मैं कुछ और देखती हूँ उसमें। अगर एक व्यक्ति है, सब लोग उस व्यक्ति में कुछ और देखते हैं, मैं कुछ और देखती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरी पत्थरों पे भी दृष्टि पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि इन पत्थरों को, बचपन से सोचती थी कोई भी पत्थर दिख गया, कोई पेड़ दिख गया तो मुझे उसमें मानव आकृति दिखाई देती थी। जी जी। तो बस वहीं तक सीमित थी, लेकिन अब मुझे लगा कि मैं उन मानव आकृति को कुछ अलग अंदाज से प्रस्तुत कर सकती हूँ। तो ये मानव आकृति मैंने इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ये चप्पल के आकार का मुझे पत्थर मिल गया, तो काफी खूबसूरत है। हाँ, तो ये मुझे ऐसा लगा कि अरे तो एक अभी मुझे नाव के आकार का पत्थर मिला है। जी जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें कर सकती हूँ। पेंसिल आर्ट, पेन आर्ट तो खैर करती हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि, और कोशिश रहती है कि जो भी कला या जो भी साहित्य में रचूं वो कहीं ना कहीं उद्देश्य परक हो। हाँ जी। तो अभी मैंने छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश में अल्फाबेट पेंटिंग किए हैं जी। और उसको देख के उसका मेरा फौरन मुझे जो रिजल्ट मिला, मेरा नवासा है 2 साल का, और वो उसको इतनी रुचि से अल्फाबेट देख देख के सीख रहा है कि वो उंगलियां लगा लगा के, उसमें बहुत सारे चित्र मैंने बनाए हुए हैं। जैसे ए है तो ए से कितने लेटर बनते हैं वो सब उसमें लिखे हुए हैं मैंने, बी सी ऐसे करके। तो उससे बच्चों में जिज्ञासा होती है। चित्र हैं, कलरफुल चित्र हैं, तो कलर देख के बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चों को अगर हमें शिक्षा देना है तो हमें उनकी मनोवृत्ति के आधार पर चीजों को चुनना है जी। जैसे तुम भी एक शिक्षिका हो स्कूल में। हाँ जी। तो बच्चों को एक समय था जब टीचर मार ठोक के बच्चे को पाठ याद करवा दिया करते थे, लेकिन आज का समय अलग है। हमें बच्चों की मनोवृत्ति को देख के उसको शिक्षा देना है ताकि वो खुश होकर चीजें सीखे। तो मैंने अल्फाबेट बनाए हैं। इसके अलावा अभी मैं एक नया काम कर रही हूँ कि हम देख रहे हैं कि बच्चों को पौराणिक संदर्भों में रुचि नहीं, वो हमारी देश का कल्चर है। रामायण है, महाभारत है, मैंने महाभारत पे भी बहुत काम किया है, गीता पे काम किया है। तो अभी मुझे दिमाग में आया कि हम चित्र के माध्यम से बच्चों को रामायण बताएं। तो इसमें मैंने वर्ली आर्ट, जो महाराष्ट्र का होता है, वर्ली आर्ट में मैंने एक रामायण को लेके एक सीरीज बनाई है।
और उसकी मैं एक छोटी सी बुक बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि उसको ई बुक के रूप में जी बच्चों तक पहुंचाऊं, ताकि सारे स्कूलों में जाए तो बच्चे उसको आराम से देख सकें और उसके माध्यम से उन घटनाओं पर, उसमें जो घटनाएं मैंने चित्रित की हैं उन घटनाओं के आधार पर वो उस पर डिस्कस करें, अपने टीचर से बात करें जी। या उनकी जिज्ञासा जागे कि वो टीचर से पूछे कि ये चित्र बना है तो इसमें ये 10 मुंह वाला जो रथ पे जा रहा है, इसके साथ जो महिला है वो कौन है। तो इस तरह बच्चों की जिज्ञासा उसमें जागे, तो इस तरह कुछ कुछ प्रयास करते रहती हूँ। मतलब एक ट्रेडिशनल नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज मैम बच्चों को देना चाहिए, वही देना चाहिए और ये आज की डिमांड है। जी जी। तो बहुत खूबसूरत आपकी रुचियां हैं और बहुत सुंदर आपका मुझे आर्ट लगा। धन्यवाद। तो मैम मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि आपका परिवार का आपके लेखन में क्या योगदान रहा? परिवार का लेखन में कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो जी, लेखन से जब वो जुड़ता है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है घर से, घर परिवार से शुरुआत होती है। और विषय चाहे प्राचीन समय में ऐसा देखा जाता था कि पहली बात तो स्त्रियों के लेखन को कमतर आंका जाता था, उसको दोयम दर्जे का लेखन कहा जाता था। और अगर कोई महिला कुछ ऐसी पारिवारिक घटनाओं पे आधारित कहानियां लिखती थी तो ऐसा माना जाता था कि इन्होंने अपने परिवार का उल्लेख कर दिया है उसमें, तो उसको उस दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज दृष्टि भी बदली है, महिला लेखिकाओं के लेखन के विषय भी बदले हैं, तो उसमें सफल तभी होती है जब उसको घर से सकारात्मक सहयोग मिलता है। तो उस दृष्टि से मुझे घर में लेखन के लिए पूरा अवकाश, पूरा समय मिलता है। दूसरी बात है कि मेरा बेटा भी जो है वो अक्सर चर्चा करता रहता है, मुझे बताता रहता है कि आप ये नए विषय चल रहे हैं, आप इन विषयों पे लिखिए, और आपने ये जो लिखा है ये थोड़ा ट्रेडिशनल जा रहा है, आजकल इसकी डिमांड नहीं है। तो वो मुझे गाइड करता रहता है। तो काफी मेरे बड़ी वाली बेटी को भी विशेषकर हिंदी में बहुत रुचि है। वो हैदराबाद IIT में है मीडिया अधिकारी। तो उसको भी बचपन से उसने बहुत निबंध और भाषण, वाद विवाद इनमें बहुत भाग लिया, तो उसको भी बराबर रुचि है। तो सकारात्मक परिवेश है लेखन से संबंधित परिवार का। जी। मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? आदर्श की बात करूं तो हमारे जीवन में कोई एक आदर्श होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अलग अलग जगहों से लेते हैं। तो फिर भी अगर कुछ प्रमुख आदर्श पात्रों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे आदर्श हैं मेरे पापा। उनके जीवन से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और उसी को मैं फॉलो भी करती हूँ। मेरे दूसरे आदर्श हैं विवेकानंद। विवेकानंद जी को मैं मतलब दिल से बहुत सम्मान करती हूँ। उनकी जो जीवन के प्रति उनका जो नज़रिया था, कोशिश करती हूँ कि अपने भीतर भी वही नज़रिया मैं पैदा करूँ और उसी अनुसार आचरण करूँ, क्योंकि एक सफल मानव, यहाँ पे मैं मानव और एक सफल, आज के दौर में जो लोगों का नज़रिया है सफलता का, वो उसकी बात नहीं कर रही। एक सफल इंसान होने का जो फार्मूला उन्होंने दिया है विवेकानंद जी ने, तो मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। जी। आपकी पहली लघु कथा कौन सी थी और कैसे और कहाँ छिपी? पहली लघु कथा जिस समय मैंने लिखी थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये लघु कथा है। हाँ जी। कॉलेज की मैं सचिव थी और कॉलेज की पत्रिका का प्रकाशन मेरे हाथ था और प्रत्यंचा नाम था उस पत्रिका का, हरदा कॉलेज में। 87 की बात है। उस कॉलेज में मुझे कुछ पत्रिका के लिए कुछ सामग्री देना था, तो मैंने एक कथा लिखी थी, बहुत छोटी सी लिखी थी, आशा भली न निराशा। अच्छा। और उसको वो प्रकाशित हुई उसमें। और आज जो हम फिर उसके बाद जो मैंने लघु कथाओं का जो प्रारूप देखा, तो उस प्रारूप के आधार पर मेरी वो कहानी लघु कथा पे खरी उतरती थी। तो उसे ही मैं अपनी पहली लघु कथा मानती हूँ, जो 1987 में कॉलेज की मैगजीन प्रत्यंचा नाम है उसका, उसमें प्रकाशित हुई थी। जी। शादी के बाद मातृत्व अनुभूति कैसी रही आपकी और इसका आपके लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा? मातृत्व अनुभूति तो मेरे ख्याल से हर स्त्री के लिए बड़ी सुखद होती है। जी। और बच्चों की परवरिश
चूंकि ससुराल में भी हम लोग सिंगल फैमिली में थे, पति पत्नी, तो बच्चों की परवरिश, पति चूंकि जॉब में थे और फील्ड जॉब में थे, उनको पूरा समय अपने जॉब पे देना पड़ता था, तो बच्चों की परवरिश मेरे ही पास थी, उसकी जिम्मेदारी मुझ पे ज़्यादा थी। तो इस दृष्टि से अगर मैं कहूँ कि मातृत्व के उस दौर में केवल मातृत्व सुख लिया, लेखन नहीं कर पाई, तो लेखन को उस समय विराम दिया। अच्छा। और फिर जब बच्चे बड़े हो गए तब मेरा लेखन आरंभ हुआ। जी जी। लेखन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? लेखन की प्रेरणा अगर ईमानदारी से कहूँ तो कहीं से नहीं, स्व प्रेरणा। जी जी। क्योंकि मैंने बताया कि बचपन में पापा के न रहने पर घर का पूरा दारोमदार मेरे ऊपर आया था। जी। तो एक तरह से कहूँ कि पापा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। जी। और विपरीत परिस्थितियाँ, क्योंकि छोटी उम्र में पिता के चले जाने के बाद जीवन में संघर्ष आरंभ हुआ, और संघर्ष आरंभ होने के बाद जो परिस्थितियाँ मैंने देखी, जो बदलते हुए परिवेश को मैंने देखा, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि किसी के सामने अपनी बातें रखने या किसी के सामने अपना रोना रोने से कोई हमारी मदद नहीं करेगा। जी। तो कुछ इस तरह की भावना मन में आ गई कि हमें अपने जीवन के संघर्ष से खुद ही मुकाबला करना है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि मौन, भीतर मौन पसर गया। जी। कि मैं एक अंतर्मुखी, जिसको हम कहते हैं कि अंतर्मुखी हो गई। अंतर्मुखी हो गई तो अंदर तो बेचैनी बनी रहती थी, कुछ भी घटना अगर साथ में घटती है तो बेचैनी बनी रहती है। तो उस बेचैनी को बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी है, ये एक मनोवैज्ञानिक तर्क है कि अगर व्यक्ति अपने भीतर जो भी खदबदाहट है, जो भी बेचैनी है, अगर उसको नहीं निकालता है, किसी को बोल के निकाले, लिख के निकाले, रो के निकाले, कैसे निकाले, निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति पागल हो सकता है। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर जो घट रहा है, माँ से भी नहीं बोल सकती थी कि माँ खुद बीमार है, भाई छोटा था, क्या करूं, तो बस लेखन शुरू कर दिया। अपने मन में जितनी भी बेचैनी, जो भी मेरे साथ घटता था, किसी ने अगर कुछ कह भी दिया तो वो सब मैं कागज पे नोट करके अपने आप को हल्का कर लेती थी। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये लेखन है और इसे शायद समाज की स्वीकृति मिलेगी एक लेखक के रूप में। तो धीरे धीरे फिर लोगों ने जब मेरा लेखन देखा, उसके अगले स्टेज पे मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये सब घटनाओं को इकट्ठा करके कोई कहानी बुन दूं, तो कहानियां लिखने लग गई। तो इस तरह फिर जब लोगों ने देखा तो लोगों ने उसको पसंद किया, उसको नाम दिया कहानी का। तो इस तरह धीरे धीरे लेखन आरंभ हो गया। जी जी। इसके अलावा अन्य प्रकाशित रचनाओं के बारे में बताइए। इसके अलावा मतलब लघु कथाओं के अलावा, हाँ जी, मेरा एक्चुअल में मैं मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र से थी। लेखन तो मेरा एक शौक था, रुचि थी, जो मैंने उसको इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले एक शिक्षाविद के रूप में मैं एनसीईआरटी की भी रही हूँ प्राध्यापक। तो शिक्षा पर मेरी 16 किताबें आ चुकी हैं जी, हिंदी विषय को लेकर ही। और इसके अलावा मेरे कहानी संग्रह 2 आ चुके हैं, उपन्यास आ चुका है, लघु कथा पर मेरी 8 किताबें आ गई हैं जी। मेरे 7 से 8 बाल साहित्य पर किताबें हैं जी। और उपन्यास हो गए, और समीक्षाओं पर मेरी 4 किताबें आ गई हैं जी। तो इस तरह लेखन कई विधाओं में चल रहा है। और आप लेखन से जुड़े हुए जी। अच्छा मैम, ये बताइए कि लेखन आपके लिए कितना सहज है और आप इसे अपने व्यक्तिगत जीवन से कैसे जोड़ते हैं? लेखन को हम सहज तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम किसी विषय पर लिखना चाहते हैं, चाहे कोई भी विधा हो, आलेख लिखना चाहें, लघु कथा या कविता लिखना चाहें जी, तो सहज नहीं है। सबसे पहले तो हमें उस विषय को चुनना होता है। विषय को चुनने के बाद मान लो हम कहानी या लघु कथा ही लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमें पात्र चुनने पड़ेंगे। पात्र चुनना और पात्रों के माध्यम से, जो कहानीकार है वो पात्रों के माध्यम से अपनी बात करता है, तो पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहलाना आसान नहीं है। सबसे पहली बात है कि हमें उस पात्र के शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो पात्र
कभी कभी हम गांव के पात्र को भी लेते हैं, कभी शहर के पात्र को भी लेते हैं, कभी अनपढ़ पात्र को भी लेते हैं, कभी पढ़े लिखे पात्र को भी लेते हैं। तो उसके अनुरूप हमें अपने संवाद गढ़ने पड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें उस पात्र की देह में प्रवेश, कुछ देर के लिए हमें वो पात्र बनना पड़ता है जी। उसके मनोविज्ञान को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हम उस तरह की कोई बात कह पाते हैं। क्योंकि कोरा लेखन या कहें उथला लेखन जो होता है कि व्यक्ति सीधे सीधे कुछ भी लिख देता है, तो वो पाठकों के दिल तक नहीं उतर पाता है। और मेरी कोशिश कम से कम ये रहती है कि हम जब भी लिखें तो ऐसा कुछ लिखें कि पढ़ने वाला उसे लगना चाहिए कि हाँ, ये जो बात कही है, ये पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है कि वो उस घटना में साथ में खड़ा है जी। तो उसे लगे कि हाँ, ये चित्र उसके सामने आ जाए जी, तो जी। वो उस तरह का लेखन सहज तो नहीं होता है। उसके लिए मनोविज्ञान को भी पढ़ना पड़ता है, पात्रों को पढ़ना पड़ता है, पात्रों को रचने के साथ साथ खुद भी एक तरह से उसकी अभिनय में आना पड़ता है जी, जी। और रही बात व्यक्तिगत जीवन से जोड़ने की, तो अगर मैं कहूँ कि मेरा अभी तक का जितना भी लेखन है, मेरे लेखन में मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो यथार्थ के करीब रहे जी। मैं कभी काल्पनिक लेखन करती नहीं हूँ और कर भी नहीं पाती हूँ, चाहूँ तो भी नहीं कर पाती हूँ। तो जो लेखन होता है वो मेरा यथार्थ के धरातल से ही जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी लिख रही हूँ उससे लेखक को कुछ मिले। वो ऐसा ना हो कि वो एक पल को वो पढ़ के और उसको अलग रख दे या उसको भूल जाए। वो जो भी रचना हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे लघु कथा हो, उसके दिमाग में कुछ समय तक तो बनी रहे। और वो तब बनी रहेगी तब जब उसका यथार्थ से जुड़ा हो। कोई भी रचना अगर हम प्रेमचंद को लेते हैं, हम निराला को लेते हैं, हम जैनेंद्र कुमार को लेते हैं, तो इनकी ये क्यों आज पूछे जाते हैं? क्योंकि इनकी जितनी भी कहानियां थी वो यथार्थ से जुड़ी हुई थी, और यथार्थ से जुड़ा हुआ लेखन कालजयी होता है। तो यथार्थ से तो मैं अपनी कहानियों को बहुत जोड़ के रखती हूँ जी। अच्छा मैम, ये बताइए लघु कथा का भविष्य आप कैसे देखते हैं? लघु कथा का भविष्य तो भविष्य किसी भी विधा का हो, समय के अनुसार एक समय होता है, उस समय में वो विधा विशेष चलन में होती है। और इस समय अगर अपन बात करें तो लघु कथा वाकई में इस दौर की विधा है। लेकिन अगर भविष्य की बात कहूँ तो मुझे भविष्य में बहुत अधिक आशा दिखाई नहीं देती। अच्छा, उसके पीछे कारण, हाँ, उसके पीछे कारण ये है कि लघु कथा समर्पण मांगती है जी। कि जो भी लघु कथा का साधक है वो समर्पित भाव से लघु कथा के प्रति काम करे जी। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने देखा है कि लघु कथा राजनीति के प्रपंच में बहुत उलझी हुई है जी, जी। और राजनीति से कभी किसी का भला होता नहीं है। और लघु कथा को लेकर मैंने काफी सारे, मेरे ख्याल से लघु कथा के क्षेत्र में मेरा वह संग्रह, एकमात्र संग्रह है कि लघु कथा पर मैंने लगभग 25 वरिष्ठ लघु कथाकारों से साक्षात्कार किया है, सभी से अलग अलग प्रश्नों के साथ, और वो तकरीबन 700 प्रश्नों का एक संग्रह है। उसमें मेरी वरिष्ठ लघु कथाकारों से बात हुई, उन्होंने भी इस बात की स्वीकृति की है कि 1970 से मैं लघु कथा इसी तरह उठान पर थी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आई और वो राजनीति के शिकंजों में जकड़ गई, और उसकी वजह ये रही कि लघु कथा फिर डंप हो गई। और ये दौर फिर से आया है कि लघु कथा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। कुछ तो लोगों ने ये मान लिया है कि लघु कथा बहुत आसान विधा है, इसलिए इस विधा में बहुत लेखन हो रहा है, किंतु ये बात नहीं है। लघु कथा इतना आसान नहीं है लेखन। उसके बाद दूसरा कारण है कि लघु कथा बहुत राजनीतिक कुचक्रों में फंसी हुई है। अगर लघु कथा वहां से निकल पाई, उस चक्रव्यूह से निकल पाई, तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल है।
मेरी अगली जिज्ञासा ये है कि नवोदित रचनाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश की बात करूं तो मुझे लगता नहीं कि मैं इतनी लघु कथा की इतनी ज्ञाता हूं कि मैं नव लघु कथाकारों को कोई संदेश दे पाऊं। लेकिन मैंने जहां तक नव लघु कथाकारों को पढ़ा है तो ये महसूस किया है मैंने कि उनके पास बहुत सूक्ष्म दृष्टि है लघु कथा को लेकर। दूसरी बात, उनके पास विषयों का नयापन है, चीजों को देखने की एक अलग दृष्टि उनमें है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो मैं देखती हूँ कि नव लघु कथाकारों में है। बस उन्हें करना इतना है कि लघु कथा को उसकी मौलिकता यानी लघुता, उसका जो प्रारूप है, बस उसको उस चौखट को पहचानते हुए और उसी के अंतर्गत काम करना है ताकि लघु कथा की मौलिकता बनी रहे। लघु कथा विधा जिस चीज के लिए जानी जाती है जी, वो बना रहे उसका प्रारूप। और वैसे नव लघु कथाकारों में अपने पिछले अग्रजों से कुछ कहूंगी कि और अधिक गहरी दृष्टि है और विषय की व्यापकता है जी। और चीजों को खंगालने की एक नई दृष्टि है उनके पास। तो बहुत अच्छा लिखते हैं वो लोग, बहुत अच्छा करते हैं। बस लघु कथा की मौलिकता को बरकरार रख के लेखन करें तो लघु कथा में काफी चीजें बहुत अच्छी आएंगी। अन्य विधाओं के लेखन के बारे में आप कुछ बताइए। अन्य विधाओं में तो कहानी है। कहानी भी अगर हम कहें कि एक समय था जब तिलिस्म पर कहानी लिखी जाती थी, परियों की कहानी लिखी जाती थी। बच्चों के लिए हम बात करते हैं तो बच्चों के लिए मैंने बहुत लेखन किया है और अभी भी लेखन बच्चों को लेके काल्पनिक लेखन जारी है। लेकिन मैं उस तरह का लेखन नहीं लिख पाती हूँ कि बच्चों को हमने बहुत चंदा मामा की कहानी बता दिया। चंदा मामा पे ऊपर एक बुढ़िया सूत काट रही है। हम लोग थे कि हमें उस समय बताया गया है तो हम बड़े ध्यान से देखते थे कि अरे बुढ़िया तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हम ये मानते थे कि हमारे बड़े लोग जो कह रहे हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे, तो हम उसमें बुढ़िया ढूंढते थे। लेकिन आज के बच्चों का जो IQ है वो इतना तेज है कि वो अगर हम उनसे कहें भी कि चांद पे बुढ़िया रहती है, वो 1 मिनट में कह देंगे पागल बना रहे हो। तो बच्चों का IQ तेज है तो हमें उन्हें भी यथार्थ जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं बतानी चाहिए कहानी के माध्यम से। और कहानियों में एक समय था वो निकल गया कि तिलिस्म पे कहानियां लोग पसंद करते थे इस तरह की। लेकिन हाँ, अब आसपास के परिवेश को हमें कहानियों में लाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा, और दूसरी बात परिवेश को हमें ज्यों का त्यों नहीं लाना है। जैसे कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। लोग अमूमन यही उदाहरण देते हैं कि हमने तो ये घटना देखी थी, हमने इस घटना को यहाँ लिख दिया। क्यों? क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है और ये परिभाषा का ये स्वरूप एक समय था जब हम इसको उदाहरण के रूप में रखते थे, लेकिन आज परिवेश बदल गया है। तो आज के दौर में अगर हम ज्यों का त्यों उठाकर रखेंगे, जो घटना हमने देखी है वो घटना को हम वैसे की वैसे ही रखते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि हमने कुछ नया नहीं किया है। तो हमें आगे उस घटना से क्या सबक लिया जा सकता है या इस घटना को भविष्य में कैसे रोका जा सकता है, कोई बुरी घटना है तो उसको हमें जैसे हम कहते हैं कि आईने के सामने हम कहीं जा रहे हैं, हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम जैसे हैं हमें आईना वैसा ही दिखा रहा है, वैसा ही दिखा रहा है। तो उसमें उसने हमें फौरन दिखा दिया कि आपके बाल निकल रहे हैं, यहाँ से आप बाहर जा रहे हैं, बाल निकल रहे हैं, आपके गाल पे कहीं काला लगा है, आपको ठीक करना है। तो हम क्या करते, हमने आईना क्यों देखा? हमारी छवि में कोई कमी तो नहीं है जी। हम उस कमी को सुधार के फिर बाहर जाएं, बिल्कुल सही, ताकि हमारा इम्प्रेशन बाहर अच्छा पड़े जी। तो उसी तरह आज हमें साहित्य को उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है कि साहित्य एक दर्पण है। हम उस दर्पण में हमारे परिवेश की छवि को देखें और देखें कि उसमें क्या गलत है और उस गलत का क्या प्रभाव समाज पे गलत पड़ रहा है, उसको हमें सुधार कर साहित्य में प्रस्तुत करना है। तो ये एक नए रूप से साहित्य को, जो समाज का दर्पण है, उसको नए रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपकी लघु कथाएं पढ़ी हैं तो मैंने उसमें देखा है कि आपने समाज के हर एक पहलू को छूने की कोशिश की है, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए।
बिल्कुल, वो जैसा कि मैंने कहा, फिर से वही दोहराऊंगी कि साहित्य यथार्थ से जुड़ा होता है। जी। तो हर क्षेत्र में जैसे मैंने सबसे पहले तो मेरी कोशिश रहती है कि जो काम न हुआ हो उसको हम करें। जो अगर कोई कर चुका है उसको हम करें, तो उसमें उतनी रुचि मुझे एक शिक्षिका होने के नाते मुझे नवाचार में बड़ी रुचि है। जी, जी। कि कुछ नया करना है। तब मैं लघु कथा के क्षेत्र में आई, मैंने देखा कि इसमें नारी मनोविज्ञान पे अभी तक कोई संग्रह नहीं है। तो सबसे पहले मैंने नारी मनोविज्ञान पे लघु कथाएं लिखी और एक संग्रह बनाया। जी, जी। उसके बाद मुझे पता चला कि बाल मनोविज्ञान पे काम नहीं हुआ है। एक श्याम सुंदर दीप्ति जी हैं, उनकी 35 लघु कथाओं का, बाल लघु कथाओं का संग्रह आया था। तो फिर मैंने बाल मनोविज्ञान पे लघु कथाएं लिखी। जी। और इस तरह मेरे नए नए विषय आते गए। मैंने पॉलीथीन, एकदम नया विषय था, मैंने पॉलीथीन पे भी लघु कथाएं लिखी हैं। मैंने किन्नर समाज पे भी लघु कथाएं लिखी हैं। तो ये जो समाज की, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी विधा, अगर हम उपन्यास को लेते हैं, हम अगर कहानी को लेते हैं, तो हमें कहानी में भी बहुत सारे विषय मिलते हैं। जीवन के हर व्यवसाय से लेके, बाजारवाद से लेके, मतलब हर चीज लघु कथा कहानियों में आई है। जी, जी। और अगर हम लघु कथा को एक समृद्ध और संपूर्ण विधा के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि लघु कथा मानव जीवन के या विश्व के कोने कोने से विषय लेकर आए। जी। मतलब ऐसा कोई विषय लघु कथा से अछूता न रह जाए कि लघु कथा वहां नहीं पहुंची। तो इस तरह मैं भी अपना एक छोटा सा प्रयास करती रहती हूँ कि जो विषय मुझे लगते हैं कि इन विषयों पर बात की जा सकती है, लघु कथा लिखी जा सकती है, तो ऐसे मैंने अभी और 2-3 विषय मेरे रखे हुए हैं। जैसे स्वतंत्रता सेनानी, या कहें कि देश प्रेमियों पर अभी कोई लघु कथा संग्रह नहीं आया है, तो उस पर भी मेरा काम चालू था और काफी कुछ हो गया था, लेकिन वो कंप्यूटर की गड़बड़ी से सारा चला गया। तो एक वो उस दिशा में भी मेरा प्रयास था। तो साक्षात्कार नहीं हुए थे लघु कथा को लेकर। जो नव लेखक हैं उनमें काफी सारी भ्रांतियां थी, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो उसको देखकर मुझे लगा कि लघु कथा के जितने वरिष्ठ लोग हैं, जिन्होंने पूर्ण समर्पण भाव से लघु कथा के लिए काम किया है, जो लघु कथा की बारीकियों को जानते हैं, तो क्यों ना उनसे मिलकर, उनसे बातें कर कर लघु कथा की जो मुख्य मौलिकता है उसको पाठकों के सामने लाएं, ताकि उनको कोई भ्रम की स्थिति न रहे। जी। तो इस तरह अलग अलग दिशाओं में प्रयास करती रहती हूँ। जी मैम, आपके कथन से मुझे एक दिमाग में प्रश्न आया कि किन्नर समाज के प्रति आपकी सोच क्या है, और कैसे सूझा कि आपको इस पे भी लिखना चाहिए, हालांकि बिल्कुल नया विषय है ये। किन्नर समाज वाकई में जिस समय मैंने लिखा था, आज से 3-4 साल पहले से मैं इस विषय को लेकर लगी हूँ। और वही बात है कि मैं चाहती हूँ जो भी लेखन करूँ वो यथार्थ के धरातल पर हो। मेरा अभी एक नया मंगलमुखी उपन्यास आया है। जी। कविता संग्रह एक आया है, केवल किन्नरों पर है, 121 कविताएं। और मुझे लगता है कि ये देश का पहला कविता संग्रह है जो किन्नर पे समर्पित है पूरा। हाँ जी। और जो मेरा उपन्यास आया है मंगलामुखी, उसको लेकर काफी सारे शोधार्थियों के फोन मेरे पास आए हैं कि हमने कई उपन्यास पढ़े किन्नरों पे, लेकिन आपका उपन्यास हमें बहुत अपील कर गया। कई लोग उस पर शोध भी कर रहे हैं। तो उसके पीछे कारण मुझे ये लगता है, मैं नहीं मानती कि मैंने कुछ अच्छा लिखा है, उसके पीछे कारण मुझे ये लगता है कि मैंने उनसे जुड़ के ये काम किया है। मैंने कोई भी चीज उसमें काल्पनिक रूप से नहीं, लेखक घटनाओं को काल्पनिक रूप देता है, लेकिन उसका जो बेस होता है वो यथार्थ पे आधारित होना चाहिए। उसके लिए मैं उनके डेरे पे गई, मुझे उनसे पहचान बनाने में बहुत समय लगा, क्योंकि वो लोग अमूमन किसी पे इतनी जल्दी विश्वास करते नहीं हैं। और कई लोग उनके पास लेखन के लिए जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग शायद हमसे कुछ फायदा उठाकर लेखन करके अपना फायदा करना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोग खुलते भी नहीं है किसी के सामने। तो पहली बात तो मुझे काफी समय उन्हें उनका विश्वास जीतने में लगा। मैंने उनके घर जाकर उनके साथ बैठकर, इवन उनके यहाँ खाना खाकर, कोई खाना पसंद नहीं करता, मैंने उनके यहाँ खाना भी खाया है, मैं उनके साथ रही हूँ। और भोपाल के अलावा लखनऊ में भी जो पायल जी हैं, मैं उनके यहाँ रही हूँ।
और उनसे भी मेरी काफी बातचीत हुई है। और अब ये स्थिति बनी है कि वो लोग मेरे घर आती है, अभी पिछले हफ्ते भी आई थी। तो मेरे घर मित्र बताती हैं, जैसे आप बैठे हम बैठे ऐसे बात करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोगों ने, या कहें कि प्राचीन हमारी जो कुरीतियां हैं जी, उन कुरीतियों में कहीं ना कहीं जिसने भी ये काम किया हो कि उनको एक तरह से उपेक्षित मानकर हाशिए पे डाल दिया जी जी, ऐसा मान लिया कि वो हमारे समाज का एक अभिशप्त प्राणी है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमें बनाया है, प्रकृति ने उन्हें बनाया है। तो प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। वो उसने जो भी उपादान गढ़े हैं, आप छोटे से चींटी को भी अगर आप देखेंगे तो चींटी का भी अपना अस्तित्व है जी। तो फिर ये तो अपने आप में इनमें स्त्री के गुण भी हैं, पुरुष के गुण भी हैं। तो कहीं से ये कमजोर नहीं है, बस हमारी मानसिकता जो है उस मानसिकता को हमको बाहर निकालना है और इन्हें हाशिए से उठाकर मुख्य धारा में लाना है। और ये तभी संभव है कि हम उनके साथ सामान्य रूप से पेश आए, हम उन्हें सामान्य माने। आज लोग उनसे डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि उनके भीतर आक्रोश, वो डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर गुस्सा नहीं हो जाए जी। तो ये क्यों गुस्सा हो जाते हैं, हमें हम ये तो देख लेते हैं कि हमारे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये क्यों गुस्सा होते हैं अगर इसको जानने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि बचपन से जिन्होंने वितृष्णा झेली है, जिन्होंने लोगों की उपेक्षा झेली है जी। तो वो उनके भीतर वो आक्रोश है जी। वो आक्रोश तभी कम होगा जब हम उन्हें एक सामान्य इंसान के रूप में देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कम से कम मैं अपने जीवन में ये सोचती हूँ कि मेरी करनी और कथनी में अंतर ना हो। तो मैंने उनके साथ बैठ के जो समय बिताया है वो केवल लेखन तक सीमित नहीं था, मेरे उनसे रिश्ते अभी भी बने हुए हैं और मैंने उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया है मित्र के रूप में। तो ये मेरी उनसे अनुभूति। आपके इस कथन ने मेरे दिल को छुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। एक अच्छे लेखक, एक अच्छे पाठक होते हैं, तो आप किन्हें पढ़ते हैं? बहुत अधिक मेरा अध्ययन हुआ नहीं, क्योंकि इतना बचपन से घर का परिवेश नहीं था अध्ययन का। और जैसे कि मैंने हालात बताए, तो न मेरे पास किताबें भी नहीं होती थी कि मैं कुछ पढ़ती, सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ा करती थी। उसके अलावा फिर लेखन तो खैर स्वयं से शुरू किया, लेकिन हाँ मैं प्रेमचंद जी को पसंद करती हूँ, उनका लेखन पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा भी क्षेत्र वही है, सामाजिक स्तर पर ही लेखन करती हूँ, बहुत बड़े विषय में लेती नहीं हूँ। इसलिए मैं प्रेमचंद जी को पढ़ती हूँ, उन्हें पसंद करती हूँ। और भी कहानीकार पढ़ती हूँ, आजकल भी जो नए नए कहानीकार हैं, नए विषयों को लिखते हैं, उनकी कहानियाँ भी मैं पढ़ती हूँ। तो पढ़ने में मेरी रुचि शुरू से है। अब मेरे पास सामग्री है पढ़ने के लिए। एक अच्छे सामान्य पाठकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सामान्य पाठकों को सबसे पहले तो उनको ये कहना चाहूंगी कि जो पाठक होता है उसका किसी भी रचना को पढ़ना, एक तरह से कहें कि वो लेखक उसका धन्यवाद अदा करता है कि वो पाठक ने उसकी रचना को पढ़ा, उसके माध्यम से उसके विचार पाठकों तक पहुंचे हैं। तो कोई भी पाठक हो, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर वो कोई रचना पढ़ते हैं तो पढ़कर उसे छोड़ न दें, क्योंकि रचना अगर पढ़ के छोड़ दी जाए तो एक तरह से कहें कि रचना की हत्या हो जाती है। तो उस रचना को पढ़ने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो उस प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं लेखकों को। तो ये लेखक के लिए सबसे बड़ा प्रसाद होता है उसके लेखन का, कि उसकी लिखी हुई रचना पर कोई पाठक प्रतिक्रिया देता है, तो चाहे कैसी भी हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, नहीं लगता है कि इस रचना से समाज को एक दिशा मिलती है या इस रचना से समाज को कोई दिशा नहीं मिलती है, लेखक ने क्यों लिखा है। जैसी भी प्रतिक्रिया होती है वो दें, तो उससे लेखक को अपनी रचना के लिए एक नई और स्वस्थ दिशा मिलेगी। तो पाठकों से यही कहना चाहूंगी कि जब भी वो कोई रचना पढ़ें तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया से लेखक को अवश्य अवगत कराएं। जी मैम, जैसे सामान्य वर्तमान समय में लघु कथा का पाठकों के जीवन में क्या असर पड़ता है?
पाठकों के जीवन में लघु कथा का बहुत असर पड़ता है। वैसे जैसे कि कहा जाता है कि लघु कथा एक क्षण विशेष की रचना है। जी जी। एक क्षण विशेष की रचना है। कहने को लगता है कि एक क्षण में व्यक्ति क्या कह देगा, लेकिन लघु कथा के लिए कहा गया है कि लघु कथा एक माइक्रो रचना है। माइक्रो रचना है, उसके साथ ही यह माइक्रोस्कोप से देखने वाली रचना है। जी जी। कैसे जीवन में कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं और उन घटनाओं को हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई लघु कथाकार है, वो उसमें से ऐसे बारीक बिंदु निकाल ले आता है कि लगता है कि ये लघु कथा तो बहुत काम की है। जी जी। तो लघु कथा को देखने का नजरिया चाहिए पाठकों को। उसके लिए मैं अगर एक उदाहरण के रूप में कहूँ कि रमेश बत्रा जी की एक लघु कथा है। 35 मुश्किल से 35 शब्दों की लघु कथा है और उसमें ऊपर एक पंक्ति है कि मिल के काम से थक कर पिता घर आता है तो उसकी बेटी ने पिता को एक कहानी सुनाई। कहानी क्या है? आधी पंक्ति की। अच्छा। एक था लाजा, एक छोटी बच्ची बोल रही है। अच्छा। एक था लाजा, वो बहुत गरीब था। अच्छा। इतनी सी ये लघु कथा हो गई। अब कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा तो उन्होंने कहा कि ये कोई लघु कथा हुई, आधी पंक्ति की लघु कथा है और ऊपर एक लाइन की उसकी भूमिका समझ लीजिए। लेकिन ये पाठक की दृष्टि को बताती है कि अब उसको पाठक देखे कि वो बेटी, छोटी सी बच्ची क्यों कहा उसने अपने पिता को देख के कि एक लाजा था, वो बहुत गरीब था। उसके पिता मिल से थक कर आए हैं। थकन से चूर है आदमी, निश्चित रूप से उसके चेहरे पे स्माइल नहीं है, उदास होगा व्यक्ति। और कोई बहुत मजदूर तबके का व्यक्ति होगा तभी वो मिल में मजदूरी कर रहा है। जी जी। गरीब से उसका क्या, बच्चे का, छोटा बच्चा क्या जाने गरीब क्या है। एक कारण ये हो सकता है कि वो पिता के पास पैसे कम है, इसलिए वो बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो गरीब है। या वो पिता जो कहना चाहिए कि बच्चों को कोई एक अच्छा जीवन या उनको अच्छे वस्त्र उनको नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पिता गरीब है। या वो पिता जो उदास होके लौटा है, वो बच्चे चाहते हैं कि हम अपने पिता से बातें करें, हमारे पिता हमारे साथ खेले, हंसे, मुस्कुराएं, लेकिन वो पिता नहीं मुस्कुरा पा रहा है क्योंकि वो काम के बोझ से थका हुआ है। तो इसलिए भी वो गरीब है कि उसके पिता, मुस्कुराहट ही नहीं है उसके पिता के पास। दुनिया के पिता मुस्कुरा रहे हैं, हमारे पिता मुस्कुरा नहीं रहे। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पिता मुस्कुराहट भूल आए हैं। या एक कारण ये भी हो सकता है कि उसके पिता काम से थक के आए, मतलब जब उसके पिता पर काम का इतना बोझ है कि वो जीवन ही नहीं जी पा रहे हैं। और क्यों कितना काम का बोझ है? क्योंकि वो उनकी अर्निंग में लगे कि बच्चों के लिए कमाने जाते हैं, तो इसलिए उनके पिता गरीब हैं। तो कितने ये पाठक, क्योंकि लघु कथा का एक बिंदु यह भी है कि लघु कथा में पाठक ही सब, लेखक ही सब कुछ ना बोले, लेखक कम से कम बोले, पाठक उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़े। शकुंतला किरण जी ने कहा है कि लघु कथा वो है जो पाठकों के मस्तिष्क में जाके खुलती है। तो जैसे प्याज के छिलके निकलते हैं ना, तो ऐसे लेखक की जो रचना होती है वो पाठक जब जाती है उसके दिमाग में, तो प्याज के छिलके की तरह उसके अर्थ निकलने चाहिए। तो एक आधी पंक्ति की लघु कथा है लेकिन उसके कितने अर्थ निकल रहे हैं। तो ये लघु कथा का एक उद्देश्य है। और ऐसी लघु कथाएं आजकल कम लिखी जा रही हैं क्योंकि उसमें लेखक ही सब कुछ बोल देता है, पाठक के लिए कुछ बचता ही नहीं, तो पाठक उसको सीधे सीधे पढ़ के समझ लेता है। तो उसके दिमाग की जो उथल पुथल है वो सब शांत हो जाती है। तो वो लघु कथा के लिए थोड़ा घातक है। मेरी एक और जिज्ञासा है कि यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको समाज में से कोई एक कुरीति निकाल के बाहर फेंकनी है, तो आप सबसे पहले किसे फेंकना चाहेंगे? समाज में तो आज भी बहुत सी कुरीतियां हैं और किसी एक दो की बात करें तो अन्याय होगा जी, कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं। फिर भी अगर कम से कम कुरीतियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं जातिवाद को निकालना चाहूंगी, क्योंकि जातिवाद बहुत से फसादों की जड़ है, पहला ये। और दूसरा है समाज में जो स्त्रियों को देखने का नजरिया दोयम दर्जे का है, एक उसको अगर हम निकाल फेंकें तो समाज में काफी साम्यता आएगी। आज आप देखेंगे कि समाज में दो मुद्दे
बहुत तेजी से उभर रहे हैं। एक तो जातिवाद के कारण सांप्रदायिकता फैल रही है, चाहे वो किसान आंदोलन ले लो, चाहे वो आरक्षण आंदोलन ले लो, कुछ भी ले लो, जो कुछ है वो जाति के कारण ही हुआ है। और दूसरा जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, चाहे घरेलू हिंसा के नाम पर हो रही है, चाहे देश में बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, तो ये सब ये क्यों स्त्रियों को केवल देह के रूप में देखा जाता है। उसको देह से बाहर निकल के देखें कि वो एक इंसान है, उसके अंदर संवेदना है, उसके अंदर भावनाएं हैं, तो उन भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम इन दो मुद्दों पर भी काम करें तो समाज में काफी कुछ शांति व्यवस्था बन सकती है। आपकी अगली पुस्तक किस क्षेत्र में होगी, इसकी जिज्ञासा है मेरे अंदर। अगली पुस्तक, अच्छा प्रश्न है ये कि अगली पुस्तक एक लेखक जो है वो अपने लेखन, मतलब उसके लिए मैं यही कहूँगी, कम से कम अपने लिए कहूँगी कि मैं अपने लेखन से ही सीखती हूँ। अच्छा, कि मैंने ये लेखन किया है और इसकी क्या उपयोगिता है समाज में, अगला मैं लेखन करूँ उसकी क्या उपयोगिता है समाज में। तो आजकल मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारे देश के जो सनातन धर्म है हमारा, उस सनातन धर्म को लेकर आज लोगों में बहुत से दुष्प्रचार हैं। या तो हम उन बातों को समझ नहीं पाए हैं जी, या फिर उनको तोड़ मरोड़ के परोस दिया गया है। तीसरी बात कि जो युवा पीढ़ी है वो सनातन धर्म तक के मूल तत्व तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि उन पे शिक्षा का इतना बोझ लाद दिया गया है कि उनको इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो हमारे वेद शास्त्र पढ़ें जी। तो मुझे ऐसा लगा कि इन सब चीज़ों से अगर हम अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से पाठकों को, समाज को अवगत कराना चाहिए। तो इस दृष्टि से मेरा अगला जो लेखन है वो ऐसे ही पौराणिक संदर्भों को लेकर कुछ नया प्रस्तुत करने का विचार है। लेखक बनने की चाह रखने वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? लेखक बनने की चाह मजेदार प्रश्न है, क्योंकि कोरोना काल में जी लेखक बड़ी तादाद में बढ़े हैं जी। कोरोना ने बहुत लेखक दिए हैं देश को, और ये तो नहीं कहूँगी कि सारा कुछ नेगेटिव है, काफी अच्छे लोग भी सामने आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर होती है, बस एक वक्त रहता है कि वो वक्त उन्हें कैसा बाहर लेकर आता है, प्रस्तुत करता है। तो लेखक तो बहुत बने हैं, लेकिन अगर हम गंभीरता से बात करें तो जो भी लेखक बनना चाहते हैं तो वो अपने आप से, उनके लिए अपने आप से पहले प्रश्न करें कि वो लेखक क्यों बनना चाहते हैं जी। केवल लेखक बनकर सम्मान एकत्र करना है तो लेखक बनने से कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि देखती हूँ आजकल कि लेखक बनकर जुगाड़ लगा के सम्मान इकट्ठे करना और प्रचारित करना, वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं जी, क्या वो, पहली बात तो गंभीर लेखन है जी, जिसको गंभीरता की श्रेणी में रखा जाए। वो लेखन समाज को कितना लाभकारी होगा जी, क्या उसको पाठक वर्ग मिलेगा, पाठक पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आज का पाठक वर्ग बड़ा प्रबुद्ध है। वो फौरन ताड़ लेता है कि ये चीज उसके पढ़ने के लिए है और ये चीज बेकार है, फौरन उसको डस्टबिन अलग कर देता है। तो पाठक को चाहिए कि वो इन सब चीजों को ध्यान में रखे कि जो लिख रहा है वो क्यों लिख रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या वह उद्देश्य समाज के लिए उपयोगी होगा। अगर होगा तो ही लेखन करे, अन्यथा न करे तो बेहतर है, पेड़ बचेंगे। हिंदी साहित्यकारों की शिकायत है कि प्रेमचंद हो, अशोक जी हो, इनमें से किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो इसमें आपके क्या विचार हैं? आपको कैसा लगता है, क्या लगता है आपको इस बारे में? बहुत ज्वलंत विषय है ये, और इस विषय पे बहुत चर्चाएं होती रहती हैं। और विडम्बना, इसे मैं विडम्बना कहूंगी कि हमारे देश की विडम्बना है कि जितने भी गंभीर साहित्यकार थे या हैं, उन्हें रेखांकित नहीं किया जाता। हाँ जी। उसके पीछे कारण यही है कि आज साहित्य पर राजनीति हावी है। राजनीति के प्रभाव से साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं, और यही कारण है कि जो लोग उस राजनीति की हद में आते हैं ये सम्मान उन तक पहुंच जाते हैं। और प्रेमचंद हुए, निराला हुए,
ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। जी। तो इसीलिए हमें जो अच्छे लेखक हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। और जब भी ऐसी स्थिति मन में, ऐसा विचार मन में आए कि हमसे कम योग्य व्यक्ति को या जिसका लेखन इस स्तर का नहीं है और उसे कोई पुरस्कार मिल रहा है, तो उस समय कबीर, तुलसी, निराला, प्रेमचंद, इनको स्मरण कर लेना चाहिए कि मैं खुल के कहती हूँ कि मैं उस जमात की लेखिका हूँ कि जिनको मरने के बाद लोग याद करते हैं। तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ये सम्मान तो थोड़े दिन में लोग भूल जाते हैं, लेकिन देखो प्रेमचंद आज भी जिंदा हैं, कबीर आज भी जिंदा हैं, तुलसी आज भी जिंदा हैं और ये हर काल में जिंदा रहेंगे, लोगों के दिलों में है। तो कभी वो पुरस्कार सबसे बड़ा होता है। अगर दिल में है आपके और कालजयी बन के आपको लोग याद कर रहे हैं, आपके काल के बाद भी लोग याद कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ऐसे समय में निराश नहीं होना चाहिए, अपने लेखन के प्रति ईमानदार और गंभीर बने रहना ही मैं समझती हूँ कि एक लेखक के लिए सबसे बड़ी बात है। लघु कथा अपने रूप में लघु होने के कारण सिर्फ चमत्कृत करती है या फिर दिल को भी छूती है, इसमें आपके क्या विचार हैं? लघु कथा जैसा कि मैंने कहा कि अर्जुन के तीर की तरह है, उसको तीर की संज्ञा दी है। और लघु कथा में एक पंक्ति होती है जिसको पंच नाम दिया गया है। पंच मतलब किसी को जाकर चुभना। और एक लघु कथाकार है, एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक हैं, हमारे ही गांव के हैं, अजातशत्रु जिन्हें कहते हैं, मुंबई के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने इसे नाम दिया है तेजाबी वाक्य। अच्छा। तेजाबी वाक्य जिसको पंच कहते हैं, वो तेजाबी वाक्य। उनका उसके पीछे मकसद ये है कि लघु कथा का वह जो वाक्य होता है वो तेजाब की तरह अंदर आदमी को जला देता है, झंझना देता है। और पंच जो है उसका भी अर्थ है कि ऐसे जाके चुभती है कि आदमी झंझना जाता है। तो इसलिए लघु कथा देखने में भले छोटी विधा है, लेकिन ये बहुत देर तक, बहुत दूर तक लोगों के दिलों पे असर करती है। कहानी, नाटक और उपन्यास जैसे हमारे दिल को छूती है और एक लंबे अक्ष तक हमारे दिलों में बनी रहती है, तो आपके क्या विचार है कि लघु कथा सिर्फ एक क्षणिक पल में आके छू के चली जाती है, तो इसमें आपके क्या विचार हैं? लघु कथा क्षणिक होके नहीं जाती है। अमूमन लोगों में ये धारणा है और उसी के पीछे कारण है कि लघु कथा को 1970 के आसपास भी इसका बहुत विरोध हुआ कि लोगों की दृष्टि में ये एक क्षणिक विधा है, एक क्षण को प्रस्तुत करती है, इसलिए ये बड़ी विधा कैसे हो सकती है जी। तो ये कहानी या उपन्यास का मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, कहानी और उपन्यास का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उपन्यास का नहीं कर सकती, लेकिन कई लघु कथाएं ऐसी हुई हैं कि जिन्होंने साबित किया है कि ये कहानी से भी ज्यादा प्रभावित कर गई है लोगों को। इतना किसी विषय को लेकर इतनी गंभीरता से उन्होंने उठाया है, तो वो मतलब समझ लो 40 एक लघु कथा का अगर मैं जिक्र करूं, संस्कार, अशोक वर्मा जी की लघु कथा है संस्कार। मेरे ख्याल से उसके लेखन को भी 30-40 साल हो गए होंगे, लेकिन वो लघु कथा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि ये लघु कथा अपने आप में पूरी कहानी है जी। और लोगों को इतना अंदर तक असर करती है कि कभी कभी तो ये महसूस होता है कि लघु कथा कहीं लघु कथा कहानी से भी अधिक सशक्त महसूस हुई है। तो इसलिए हम इसे कमजोर विधा, एक क्षण की होने के कारण कमजोर विधा नहीं कह सकते। बस ये है कि लेखक का प्रस्तुतिकरण कैसा है। जी बिल्कुल। मेरी जिज्ञासा है कि लघु कथा कितनी प्रासंगिक है आज के दौर में? प्रासंगिक है, देखिए मैंने जैसे कहा कि हर विधा का अपना दौर होता है, अपना समय होता है जी। एक आप देखेंगे कि एक समय था जब तिलिस्म उपन्यास लिखे जाते थे और बहुत चले, लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन आज व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा समय तक तिलिस्म में नहीं रमता, तो उसका समय चला गया। उपन्यास लिखे जाते थे बहुत मोटे मोटे, 400-400, 500-500 पेज के, वो लोग पढ़ा करते थे, अब उसका भी समय नहीं रहा। कहानियां लिखी जाती थी, 70-80 पेज की एक कहानी होती थी, उसे भी लोग बड़े ध्यान से पढ़ते थे, लेकिन अब लोगों से पढ़ी नहीं जाती है। कहानी भी 3-4 पेज तक समेट के रह गई। तो समय का जैसे जैसे बदलाव आता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आज का समय जो है लघु कथा का समय है
और व्यक्ति कम समय में पढ़ना चाहता है तो उस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बात, तो उस दृष्टि से लघु कथा बहुत प्रासंगिक है, बशर्ते लघु कथा हो। जी, जैसे आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है और तेजी से भागते जा रहे हैं, मशीन बन गए हैं, तो उस समय में लघु कथा छोटी सी है तो आप बस में बैठे सफर कर रहे हैं, आप पढ़ लेंगे। आप पहले तो उपन्यास हुआ करते थे, उसको तो साथ में ले जा नहीं सकते, कहानी को साथ में ले जा नहीं सकते, तो छोटी सी समय भी नहीं निकाल पाते। छोटी सी लघु कथा है। आप अगर जॉब पे जा रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, आप रास्ते में पढ़ लोगे। आप सोने जा रहे हैं, चलो एक दो लघु कथाएं पढ़ लें, तो व्यक्ति मतलब समय के अनुसार आज प्रासंगिक है। कि कविताएं जो होती हैं वो दिल से बनी जाती हैं, दिल से निकली जाती हैं, लेकिन आजकल तो कविताएं बोला जाता है कि वे जेब से निकाली जाती हैं। तो इस को अगर ध्यान में रखते हुए आप लघु कथा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कविताएं जेब से निकल रही हैं, आपको आश्चर्य होगा, आजकल लघु कथाएं भी जेब से निकल रही हैं। लघु कथा ऐसी होती थी कि कोई घटना है, व्यक्ति को इतनी चुभ गई है कि वो उसका मानसिक स्तर जो है वो पूरा हिल गया है, तो वो लघु कथा लिखता था। लेकिन आजकल ऑर्डर पे लिखी जाती है लघु कथा। विज्ञापन निकलता है कि हमें इस विषय पर लघु कथा चाहिए, तो लघु कथाकार बैठेगा लिखने, उसको विषय नहीं भी दिमाग में आएगा तो वो लिखेगा, क्योंकि उसको उस संग्रह में पब्लिश होना है। मतलब मूल लघु कथाएं मिलनी मुश्किल हो गई। मूल लघु कथाएं मिलना, जो ओरिजिनलिटी होती थी, जो उसके अंदर का जो भाव होता था, वो भाव नहीं आ पाता है, क्योंकि ऑर्डर पे भी लिखी जाती है लघु कथाएं। दूसरा, लोगों में ये भावना आ गई कि मेरे भी संग्रह आना चाहिए, तो भिड़े हैं लिखने। कई लोगों की लघु कथाएं ऐसी आती हैं कि लगता ही नहीं है लघु कथाएं, तो उस पर क्या लिख के दो। जी। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो कविता ही नहीं, लघु कथा भी आजकल जेब से निकल रही है। लघु कथा का दिमाग से निकलकर और जो लेखन तक की जो प्रक्रिया है, तो उसमें अभी क्या विचार है? लेखन से दिमाग से लेकर उसकी यात्रा है, दिमाग से लेकर कागज में उतरने तक की जो लघु कथा की यात्रा है, वो अलग अलग लेखकों की अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहले तो कोई दृश्य हम आंखों से देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी आंखें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर कोई विचार हमारे दिमाग में पकता है, दिमाग की दृष्टि। फिर कभी किसी की बातें हम सुनते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, कभी किसी के द्वारा कहा हुआ एक शब्द मात्र लघु कथा रचवा देता है। जैसे कल एक परिचित हमारे यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पापा तो कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे कि भूख लगे तो किवाड़ भी पापड़ लगते। मैंने पहली बार सुना उनका वो वाक्य, तो बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह कोई वाक्य हमें ऐसा मिल जाता है कि उससे पूरी लघु कथा रच जाती है। तो इस तरह जब दिमाग में लघु कथा, हमारे कोई विचार हमारे दिमाग में आता है, तो आज की जो प्रक्रिया हो रही है, जिसको हम देख के कहते हैं कि लघु कथाएं धड़ल्ले से निकल रही हैं, फैक्ट्री की तरह फटाफट निकल रही है, तो वो ये है कि व्यक्ति फौरन लिखने बैठ जाता है और जैसा बना लिखा फेसबुक पर डाल दिया। फेसबुक उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है, तो फेसबुक पर डाल दिया। लेकिन लघु कथा के लिए थोड़ा सा सबसे बड़ा गुण अगर लेखक का चाहिए तो वो है धैर्य। कि आपने कोई घटना देखी है, आपके दिमाग में चिंतन में कोई विचार आया है, तो उस विचार को दिमाग में थोड़ा विचार है, जिसको हम अपने शब्द में कहें कि उसको पकने दें। अच्छा, चिंतन करें, उस पर मनन करें और सोचें कि हम इसको कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि चीज अच्छी बने। और जब हम उसका लेखन के बारे में अगर हम चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कुछ आइडियाज आएंगे। अगर हम फौरन लिख देंगे तो हम उन सब चीजों से महरूम रह जाते हैं। तो अगर हम उसको कुछ समय देते हैं तो हमारे दिमाग में काफी विचार आएंगे। कभी हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई बात कहीं हो जाए, तो हमें वो भी एक विषय के रूप में मिल जाता है। तो इस तरह की चीजें मिलती हैं। तब इसको मैंने अपने शब्दों में, एक सामान्य शब्दों में पाठकों के लिए मैंने लिखा है कि जिस तरह की हम चाय के लिए गैस पे पानी रखते हैं उबालने के लिए,
पानी उबालने के लिए रखते हैं, चाय बनाना है हमें, तो हम उसमें क्या करते हैं, अदरक डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, कोई मसाला हो मसाला डाल देते हैं, इलायची डालना इलायची डाल देते हैं। ये सब डालने के बाद क्या करते हैं, उसको बहुत और उबालते हैं। क्यों उबालते हैं? ताकि उसका पूरा रस उसमें निकल जाए, पानी में निकल जाए। और जब बहुत उबल जाता है शक्कर वक्कर डालने के बाद, और तब हमें लगता है कि अच्छी उबल गई है, उसके बाद हम दूध डालते हैं। और दूध डालने के बाद क्या होता है कि फौरन बाहर निकलने लगता है उबलने के बाद। अगर हम उसको गैस को नहीं बंद करेंगे तो पूरी चाय बाहर आ जाएगी, आती है दूध डालने के बाद। ऐसे ही हमारे दिमाग में अगर कोई विचार आता है तो उस विचार को दिमाग में खोलने दें, दिमाग की तपेली में उसको खोलने दें। उसमें अपनी मर्म, अपनी संवेदना, अपने शब्द, अपने जितना ज्ञान है उसमें आप डालते जाओ, उसको खोलाते जाओ। और खोलने के बाद जब लगे कि बहुत खोल गया, लग रहा है कि हमने इस विषय पे बहुत समझ लिया है, बहुत जान लिया है, तब उसमें अपनी संवेदना का दूध डालकर और उसको फिर नीचे उतार लो। नीचे उतार लो मतलब कागज पर उसको उड़ेल लो, लिख लो, उसको शब्दों का रूप दे दो, तो निश्चित रूप से वो चाय मतलब लघु कथा अच्छी बनेगी। तो लघु कथा की एक छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन उसको समझने की बात है कि लघु कथा को लोग इस तरह समझ पाए, तो निश्चित रूप से लघु कथा अच्छी बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मेरी जिज्ञासाओं को एक विराम लगा है, और ये जिज्ञासा बनी रहे तो तुम बहुत कुछ सीख सकती हो। क्योंकि व्यक्ति में आज जो तुमने मेरा ये संसार देखा है रचनात्मक, ये भी मैंने अपनी जिज्ञासा के दम पर ही सीखा है। कोई गॉडफादर नहीं, कोई नहीं, अपनी जिज्ञासा के दम पर। अगर आपके मन में सच्ची जिज्ञासा है तो ईश्वर आपको रास्ते देता चला जाता है, तो आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे। और मैं ये मानती हूँ कि आज की जो पीढ़ी है उसके पास हमसे ज्यादा अच्छी दृष्टि है, हमसे ज्यादा ज्ञान है दुनिया का। हमारा ज्ञान तो बहुत सीमित है, तो वो लोग और भी चाहें तो बस थोड़ा सा अपना चिंतन मनन लगाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं तुम्हें, बहुत आशीर्वाद है कि बहुत अच्छा करो। जी धन्यवाद मैम, आपके बारे में इतना जाना, इतना कुछ सीखा, तो मेरे दिल से एक इच्छा है कि आप अपनी की कोई लघु कथा सुना दीजिए। चलिए, तो ये सफर जो है ये पूरा कामयाब हो जाएगा। जरूर, तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। मैं अपनी लघु कथा सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है ममता जी। इसके माध्यम से मैं तुम्हें ये भी कहना चाहूंगी कि लघु कथा वाचन जी, जो वाचिक परंपरा से छूटी हुई है, वो क्यों छूटी हुई है कि इसके पूरे भाव के साथ इसकी प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाती है। अच्छा। तो इसलिए इसको लोगों ने उपेक्षित रखा है वाचिक परंपरा से, जबकि लघु कथा को वाचिक परंपरा में लिया जाना चाहिए। तो ये मेरी एक लघु कथा है, इसका शीर्षक है ममता। धनिया वल्द हरिराम प्रजापति, तुमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी अपने बेटे के गुम हो जाने की? हाँ मालिक, 2 बरस हुए रपट लिखाए रहे, मगर कोनो खबर नहीं अब तलक। जितना पूछा है उतना जवाब दो। जी मालिक, लिखाए रहे। कहाँ गुमा था, ढूंढवाए थे? जी मालिक, वो पलासिया पर मेला दिखाने वास्ते ले गए रहल, वहीं बिछड़ गए हमार कुरमई। बहुत खोजे मालिक, मगर नहीं मिलब। कहते हुए धनिया छलक आए आंसुओं को धोती की किनोर से पोंछने लगी। मालिक, 2 बरस बाद आप का कोनो खबर हमार कुरमई की? हाथ जोड़े धनिया ने आस भरी नजरों से इंस्पेक्टर को देखा। कहा ना, जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। क्या उम्र थी तब उसकी? मालिक, यही 2 बरस में कुछ दिन बाकी रहे। कोई पहचान? हाँ मालिक, हमार कुरमई की आंखें भूरी रहीन, छंगा रहा हमार बचुआ। और हाँ मालिक, याद आयल, वो दिन मेले में हम ओका हाथ में ऐसन त्रिशूल गुदवाए रहे। धनिया ने अपनी गोद के बच्चे का हाथ आगे करते हुए बताया। क्या पहचान सकती है अपने बच्चे को? मालिक, एक माई अपने कोकजने को न पहचाने, भला ऐसन हो सके? इंस्पेक्टर ने हवलदार को कार की ओर इशारा किया। सूट बूट पहने एक साहब अपनी मेम साहब के साथ कार से उतरे। उनकी गोद में 4 साल का महंगा सूट बूट पहने गबरू बच्चा था। ये कौन बाबू लोग हैं मालिक? धनिया गौर से देखते हुए बोली। ये बैंक मैनेजर गुप्ता जी हैं, ये उनकी पत्नी है। उस बच्चे को देखकर बताओ, क्या तुम्हारा बच्चा ऐसा दिखता था?
इंस्पेक्टर ने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा। धनिया ने गोदी के बच्चे को नीचे उतार उस बच्चे को गोदी में ले लिया। वैसन बिल्लोरिया आंखें, हाथ में वही त्रिशूल का निशान। प्यार से उसकी उंगली सहलाते हुए उसके हाथ हथेली पर टिक गए। 2 उंगलियन के बीच में वही सिंध की चटाई से चिरने का निशान। धनिया की पकड़ बच्चे पर मजबूत होती जा रही थी। कितना खूबसूरत लागल हो बिटुआ, यहाँ आधे पेट रह रह कर रंग भी मंदा पड़ गयल रहा। अब मालिक लोगन के संग खाए पिए के रंग कैसे निखर आयल हो। तू तो सच्ची बहुत ही भागवारा निकला रे कुरमई, जोन साहब लोगन के बीच पल रहा है। मन ही मन नजर उतार रही थी धनिया। तभी उसकी नजरें साहब और मेम साहब से टकरा गईं। उसने दोनों की आंखों में एक डर देखा, शायद उसके फैसले का डर। धनिया को उनकी आंसू भरी आंखों में मिन्नत दिखाई दी। क्या देख रही है, जल्दी फैसला दे। इंस्पेक्टर ने धनिया के भाव भाव लगभग चिल्लाते हुए बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। नहीं नहीं मालिक, ये हमार बचुआ नहीं। हमार कुरमई तो एकदम कठियाया रहा, वो की तो रंगत भी दबी रही मालिक। कहाँ हमार कुरमई, कहाँ बाबू साहब, कोनो बराबरी नहीं मालिक, नहीं नहीं, ये हमार बचुआ नहीं। कहते हुए धनिया ने दौड़कर अपने गोद के बच्चे को वापस उठाकर सीने से भींच लिया। धन्यवाद।